नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ क्लास 12वीं का अध्याय 2 राजा किसान और नगर, जिसमें हम देखने जा रहे हैं भूमिदान। यह वह प्रक्रिया थी जिसमें राजा या कोई शासक किसी ब्राह्मण या संस्था को भूमि को दान में देता था और इस भूमि को अग्रहार के नाम से जाना जाता था। इस भूमि से कर वसूलने का अधिकार भी उसी ब्राह्मण या संस्था का था। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी ब्राह्मण ही कर वसूलता था। इस प्रक्रिया का प्रारंभ प्रथम शताब्दी ईस्वी में ही हो चुका था। इस भूमिदान प्रक्रिया का उल्लेख हमें वर्तमान में अभिलेखों में मिलता है, जो कुछ तो पत्रों पे उत्कीर्ण है और अधिकांश ताम्र पत्रों पे उत्कीर्ण किए गए हैं। संस्थाओं व ब्राह्मणों को भूमि को दान में देने की प्रक्रिया भूमिदान कहलाती थी और इस भूमि को अग्रहार के नाम से जाना जाता था। संस्कृत में अब जो अभिलेख हमें मिले हैं वे संस्कृत भाषा में लिखे हुए हैं। जो प्रारंभिक अभिलेख है वे संपूर्ण रूप से संस्कृत में लिखे हैं, किंतु 7वीं शताब्दी के जो बाद के अभिलेख है वह हमें संस्कृत, तमिल और तेलुगु जैसी अन्य भाषाओं में भी लिखे मिलते हैं। धर्मशास्त्रों में यह उल्लेख किया गया है कि भूमि पर स्त्रियों का कोई भी नियंत्रण नहीं था, किंतु हमें इसके अपवाद के रूप में कुछ अपवाद भी मिलते हैं, जैसे प्रभावती गुप्त। यह उन्हीं अपवादों में से एक है जो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी और इनका विवाह वकाटक वंश में हुआ था। इनका टाइम पीरियड है 375 से 415 ईस्वी के लगभग का। इन्होंने भूमिदान किया था और इसका वर्णन करता है चक्रदास। कौन करता है? चक्रदास। जब जब इनके शासनकाल के 13 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं तो चक्रदास के द्वारा उसके एक अभिलेख में इनके द्वारा दिए गए भूमिदान का वर्णन किया गया है। उस अभिलेख में लिखा है कि प्रभावती गुप्त के द्वारा दंगुन नामक गांव को कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि को आचार्य चन्नाल स्वामी को दान में दिया गया था। आचार्य चन्नाल स्वामी को दान में दिया गया था। धर्मशास्त्र वो संस्कृत में लिखित एक ग्रंथ है जिसके अनुसार महिलाओं को भूमि पर स्वतंत्र अधिकार नहीं है। भूमि पर कोई भी स्वतंत्र अधिकार नहीं है, किंतु हमें एक अपवाद के रूप में पहले मिली है प्रभावती गुप्ता। इससे हम यह समझ सकते हैं कि यह सामान्य लोगों पर जो धर्मशास्त्र है इसके नियम सामान्य लोगों पर लगते थे, किंतु जो शासक वर्ग थे उन पे इनके नियमों का कोई प्रभाव नहीं होता था। कृषि के नए क्षेत्रों का विकसित करने की रणनीति से अब हम देखेंगे कि भूमिदान को देने के पीछे शासकों के प्रमुख क्या क्या कारण थे। पहला कारण तो था कि कृषि के नए क्षेत्रों का विकास हो। राज्य में कई बहुत ही बड़े बड़े वन या फिर उजड़े हुए क्षेत्र पाए जाते थे, तो शासक कृषि के नए क्षेत्रों के विकास के लिए उन्हें उस भूमि को ब्राह्मण या किसी संस्था को दान में दे देते थे, जिससे कृषि के नए क्षेत्रों का विकास हो। या बाद में राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, जैसे सामंतों पर शासन का दुर्बल हो जाना, जिससे शासकों को यह डर सताने लगा कि सामंत हमारे अधिकार से बाहर निकल जाएंगे और विद्रोह के कारण हमारी सत्ता समाप्त हो सकती है, जिस कारण समर्थन जुटाने के लिए भी भूमिदान दिया जाता होगा। सिक्के और राजा उपमहाद्वीप अर्थात भारत में सबसे पहले चांदी व तांबे के आहत सिक्के जारी किए गए थे। आहत सिक्के वे सिक्के थे जिसको आहत करके निर्मित किया गया हो, अर्थात आहत अर्थात ठप्पा लगा के, क्या लगा के? ठप्पा लगा के, कोई ठप्पा लगा के फिर सिक्के का निर्माण किया गया हो। और ये हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के मिलते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद के और संपूर्ण उपमहाद्वीप में इनका प्रचलन था। और इतिहासकार इन सिक्कों को मौर्य शासकों के सिक्कों से मिलाते हैं, जिससे उन्हें यह पता चले कि यह सिक्के किसी शासक के थे या किसी व्यापारी के थे या किसी धनपतियों के द्वारा जारी किए गए सिक्के थे या नागरिकों के द्वारा ही जारी किए हुए कोई सिक्के हों। अब हम देखेंगे कि शासकों की प्रतिमा और नाम के सबसे पहले सिक्के किसने जारी किए थे, तो वह शासक थे हिंद यूनानी शासक, जिन्होंने द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिमी का जो
क्षेत्र है, जो पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का जो वर्तमान क्षेत्र है, वहाँ पर ये शासन करते थे और वहाँ पर इन सिक्कों का प्रचलन किया था। और सर्वाधिक सोने के सिक्के हैं वो कुषाण शासकों ने जारी किए थे। किसने किए थे? कुषाण शासकों ने जारी किए थे। और इनका वजन ईरान के पार्थियन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों, पार्थियन जो शासक थे ईरान के, उनके सिक्कों के समान ही इनके सिक्कों के वजन था। दक्षिण भारत के अनेक पुरास्थलों से रोमन सिक्के मिले हैं। कौन से सिक्के मिले? रोमन सिक्के। इससे हमें यह पता चलता है कि उस समय पर भी हमारे जो यहाँ के लोग थे, दूर दूर तक व्यापार करते थे, या उनका संबंध दूसरे साम्राज्यों से था, या राजनीतिक सीमाओं में व्यापार बंधा हुआ नहीं था। पंजाब व हरियाणा के क्षेत्रों में योद्धियों ने प्रथम शताब्दी ईस्वी में सिक्के जारी किए थे। कब किए थे? प्रथम शताब्दी ईस्वी में। जो तांबे के सिक्के थे। किसके सिक्के थे? तांबे के सिक्के। और इनका व्यापार में रुचि और सहभागिता, इससे अर्थात इन सिक्कों से इनकी जो व्यापार में रुचि है और सहभागिता है वो भी दिखाई देती है। गुप्त वंश के द्वारा प्रचलित सोने के सिक्कों में आरंभिक सिक्के सबसे भव्य और अति उत्तम सोने के सिक्के थे। अर्थात सबसे पहले जो गुप्त वंश ने सोने के सिक्के जारी किए थे वह सबसे उत्तम, अर्थात उसमें सोने की मात्रा सर्वाधिक थी। और इनको 6ठी शताब्दी ईस्वी में, ये जो गुप्त वंश के सिक्के थे सोने के, वे 6ठी शताब्दी ईस्वी में आते आते कम होते चले गए, कम होते चले गए। और इससे हमको पता चलता है, किस किस संकेत मिलते हैं, तो आर्थिक संकट का पता चलता है। और इसका कारण भी हो सकते हैं इनको कम होने का, क्योंकि ये प्रचलन में थे तो भी ये कम मिल सकते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये प्रचलन में थे, इस कारण कम मिलते थे। और कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था, जिस कारण सोने के सिक्के कम मिलने शुरू हो गए, या फिर नए नगर या व्यापार में नवीन तंत्रों का उदय होने लगा, जिससे सोने के सिक्के कम मिलने लगे। और इनका उल्लेख अभिलेखों में भी है, जिस कारण इतिहासकारों का यह मत भी है कि प्रचलन में होने के कारण यह सिक्के कम मिलते थे। ब्राह्मी लिपि। इस लिपि का प्रयोग अशोक ने अपने अभिलेखों में भी किया है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का सभी का मूल, अर्थात सभी की जननी ब्राह्मी लिपि को ही मानी जाती है। अशोक के अभिलेखों में इसका प्रयोग किया गया है। और आरंभिक जो इतिहासकार थे जिन्होंने ब्राह्मी लिपि का अध्ययन करना चाहा, वह इसे संस्कृत में लिखित मानते थे, अर्थात संस्कृत से मिलती जुलती मानते थे। किंतु ये संस्कृत से मिलती जुलती नहीं होकर प्राकृत में लिखी हुई थी। किस में लिखी हुई थी? प्राकृत में लिखी हुई थी। इसका अर्थ है वो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1838 में निकाला गया था। खरोष्ठी लिपि, यह पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में अशोक के द्वारा लिखी गई ही एक अशोक के अभिलेखों में लिखित लिपि ही है। हिंद यूनानी शासकों द्वितीय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में, प्रथम और दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्कों से इसकी जानकारी मिली है। इन पर राजाओं के नाम, अर्थात जो हिंद यूनानी शासक है उन्होंने सिक्कों पर राजाओं के नाम है वो यूनानी और खरोष्टी दोनों लिपियों में लिखा है, जिस कारण यूनानी भाषा पढ़ने वाले इतिहासकारों ने शब्दों का मेल यूनानी से किया और इसका अर्थ निकाल लिया। अभिलेखों से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य। अशोक के अभिलेखों से उसके दो नाम मिले हैं। पहला नाम है देवानापिय, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, और दूसरा नाम है पियदसी, जिसका अर्थ है देखने में सुंदर। अशोक के अभिलेखों में यह भी लिखा हुआ है कि उनसे पहले के शासकों ने रिपोर्ट तैयार करने की व्यवस्था नहीं की, अर्थात कोई भी अपने साक्ष्य पीछे छोड़ने के लिए अभिलेखों या किसी अन्य पुस्तक इसका कोई कुछ भी प्रयोग नहीं किया। अभिलेखों से साक्ष्यों की सीमा, अभिलेखों से जो साक्ष्य मिलते हैं उनकी हम सीमा देखेंगे। अब देखते हैं अभिलेखों को समझने में क्या क्या समस्या आती है। अभिलेखों को हल्के ढंग से उत्कीर्ण किया गया है, जिस कारण उनको पढ़ने में मुश्किल होती है। अभिलेख नष्ट भी हो सकते हैं, जिनसे अक्षर लुप्त भी हो सकते हैं। कुछ अक्षर लुप्त हो जाए तो उनका संपूर्ण अर्थ भी नहीं पता चलता। शब्दों का पूर्ण रूप से ज्ञान हो पाना सरल नहीं होना, क्योंकि शब्दों का विशेष स्थान या समय से संबंधित भी हो सकते हैं।
शब्दों का हमें पूर्ण रूप से ज्ञान भी नहीं हो, यह भी हो सकता है। मौलिक समस्या यह संभव या जरूरी नहीं कि जिन्हें हम आज राजनीतिक या आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण मानते हों उन्हें अभिलेखों में अंकित किया जाए या भी नहीं भी जाए। अब हम देखेंगे काल रेखा। 600 से 500 ईसा पूर्व में धान की रोपाई, गंगा घाटी में नगरीय क्रांति, महाजनपद और आहत सिखों का प्रचलन हो चुका था। 500 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व में मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ हो गई। मगध के शासकों की सत्ता पर पकड़ हो गई 500 से 400 ईसा पूर्व में। 327 से 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने आक्रमण कर दिया भारत पर। 327 से 325 ईसा पूर्व में। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यारोहण हो चुका था और मौर्य वंश की नींव रखी जा चुकी थी 321 ईसा पूर्व में। और 272 से 268 ईसा पूर्व में अशोक का शासन प्रारंभ हुआ और 231 में अशोक की मृत्यु हो गई। और एक महत्वपूर्ण बात, 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। कब किया था? 261 ईसा पूर्व में, अपने शासन के 8 वर्ष बाद में। कब? 8 वर्ष बाद में। और 185 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य पतन की ओर अग्रसर हो गया। अग्रसर क्या हो गया? पूरी तरीके से अंत हो चुका था। 200 से 100 ईसा पूर्व में शक, चोल, चेर, पांड्य, दक्कन में सातवां शासकों का उदय होना प्रारंभ हो गया। 100 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक शक मध्य एशिया के थे। रोमन व्यापार, सोने के सिक्के, ये सब कुछ प्रारंभ हो चुके थे। 78 ईस्वी कनिष्क का राज्यारोहण हो चुका था। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्यारोहण हो चुका था। 100 से 200 ईस्वी, इस टाइम पीरियड में सातवाहन और शक शासकों द्वारा भूमिदान के अभिलेखीय प्रमाण मिलने प्रारंभ हो गए हैं। 100 से 200 ईस्वी के मध्य में। 320 ईस्वी गुप्त शासकों का आरंभ। अब गुप्त शासक उदय हो चुके थे 320 ईस्वी में। 335 से 375 ईस्वी समुद्रगुप्त का टाइम पीरियड। 375 से 415 ईस्वी चंद्रगुप्त द्वितीय और दक्कन में वकाटक वंश का टाइम पीरियड। 500 से 600 ईस्वी कर्नाटक में चालुक्यों का उदय होना प्रारंभ, तमिलनाडु में पल्लवों का उदय। 606 से लेकर 647 ईस्वी कन्नौज के राजा हर्षवर्धन का टाइम पीरियड और चीनी यात्री सेवंतसांग या हेवनसांग के आने का टाइम पीरियड। 712 ईस्वी अरबों की सिंध पर विजय हो चुकी थी। 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी का गठन हो गया। 1810 के दशक में कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत व तमिल में 8000 अभिलेख एकत्रित किए थे। 1838 में जेम्स प्रिंसेप ने अशोक की ब्राह्मी अभिलेखों का अर्थ निकाल लिया। 1877 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने अशोक के एक अभिलेख का अंश भी प्रकाशित कर दिया। 1886 में दक्षिण भारत में अभिलेखों के शोध पत्र एपिग्राफिया कर्नाटिका का प्रथम अंक। 1888 में एपिग्राफिका इंडिका का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ। 1965 से 1966 में डीसी सरकार ने इंडियन एपिग्राफी एंड इंडियन एपिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित की। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।